डियर गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू क्लास हिट फॉर जॉब बाय एसके मैम। आप लोग का स्वागत है हिट फॉर जॉब में। और आप लोग के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आगे सीटेट की एग्जाम के लिए। ओके, तो आप लोग प्रीवियस ईयर की जितना बार भी करेंगे आप ही लोग के लिए यह बहुत ही फायदे होगा, क्योंकि यह इसी से ही कंसेप्ट बनता है। और हम आप लोग के लिए वीडियो जो दे रहे हैं सीडीपी और ईवीएस का लगातार वीडियो हम भेज रहे हैं और पार्ट बाई पार्ट में मिला करके हम देते हैं, क्योंकि छोटा वीडियो रहता है और आप लोग का आसानी रहेगा इसको देखने के लिए। तो हम ये इस सीडीपी का हो रहा है जो 1 जनवरी 2022 का है। 21-22 जो एग्जाम ऑनलाइन पेपर हुआ था उसी का है। ओके, तो सीडीपी का हम करने जा रहे हैं और पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 भी हो गया है। पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 जा रहा है होने। तो आप लोग देखेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग का फायदा है इससे। सब्सक्राइब करने से आप लोग का ये जितना भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा सभी आपके पास जाएगा और आसानी से आप लोग ढूंढ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। यहाँ पर सभी जितना भी एग्जाम है सभी का यहाँ पर डिस्कशन अच्छा से हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर आए और जुड़े और अच्छे से यहाँ पर कॉन्सेप्ट अपना तैयारी करें। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? क्वेश्चन हमारा 20 है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? तो जब भी सृजनात्मकता का बात आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? औपचारिक चिंतन कहेंगे। अभिसारी चिंतन सिर्फ जिसमें बच्चा सोच समझ नहीं सकता है, सिर्फ एक ही आंसर हो, एक क्वेश्चन का एक आंसर हो जाएगा। इसमें होता है कि एक क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे कि दिल्ली का वातावरण अगर मान लीजिए दिल्ली में पर्यावरण जो प्रदूषण है उसको हम कैसे उसको सोल्व करेंगे, तो उसको अलग अलग आंसर आ जाएगा बच्चे द्वारा। नहीं तो उसको हम सृजनात्मक कहेंगे और औपचारिक भी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट 21। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? तो सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खोज करके, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग करके। प्रयोग मतलब कोई भी पदार्थ लिया रहता है, पत्थर को जैसे खेलना है तो पत्थर द्वारा गिनता है कितना है, खेल द्वारा है, तो सभी के द्वारा, ये तीनों के द्वारा हो जाएगा। सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा, सहपाठियों का संग उसको नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे होते हैं और बच्चे वयस्क के साथ नहीं रहना चाहता है। तो ये तीनों ही सही है, तीनों हमारा 1 2 3 में है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग जल्दी क्वेश्चन करेंगे और टाइम इसमें बचाएंगे, और आगे आप लोग जो मैथ और पैसेज का क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग को टाइम अधिक लगेगा। तो इस तरह से आप लोग टाइम को, समय का बर्बाद ना करेंगे और जल्दी से जल्दी आप लोग इसलिए करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग बहुत देखेंगे तो अभी जाकर माइंड में आप क्वेश्चन बैठेगा और आप लोग को जल्दी से निकल के आएगा एग्जाम पर। इसलिए आप लोग के लिए यह बहुत ही फायदे का चीज़ है। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों को समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है। तो ये बांटना क्या कहला रहा है? अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या है? बांटना मतलब खंडीकरण करना, तो इसी को हम क्या कहेंगे? तो खंडीकरण कहेंगे। ओके, इसको खंडीकरण कहेंगे। 23 क्वेश्चन। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? तो विद्यालय में सबसे पहले परिवेश को देखना चाहिए। सभी प्रकार के बच्चे हैं जो है उसको एक साथ रखना है, किसी में भेदभाव नहीं करना है। विशेष परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही और फर्स्ट आंसर हो गया है। 24 पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा युगम सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन दिया है। सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तर के लिए उन्हें ट्रॉफी देकर पुरस्कृत करते हैं। जब भी पुरस्कृत करेगा तो ये बाहरी हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। परामति विविधता प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से
पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहेंगे, ये सही है। अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधी संकेतों के इस्तेमाल पर बल दे रही है। तो संकेत संबंधी मतलब उसको नहीं आ रहा है तो किसी से सहयोग ले रही है और सहयोग द्वारा सीख रही है, तो ये भी सही है। रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। तो सिर्फ लिखने देने से कुछ नहीं होगा, उसको अच्छे से समझाना है और कंसेप्ट बनाना है। तो 2 और 3 जो है सही है। तो हमारा 2 और 3 किस में है? 2 और 3 में है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 25 क्वेश्चन। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? तो अपने विद्यार्थी में डर की भावना नहीं देना है, उसको अपने साथी संगति जैसे मानकर पढ़ाना है। समस्याओं के हल हेतु अटल नहीं तरीका बनाना है कि यही नियम कानून रहेगा तो रहेगा। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर या फिर निष्क्रिय रटन पद्धतियों को इस्तेमाल करके बढ़ावा दे। रटन प्रक्रिया को कभी भी बढ़ावा नहीं देना है, समरूपता के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। सभी प्रकार जो बच्चा चाहता है उसी के आधार पर शिक्षा को देना है। निम्न में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? तो निम्न इसमें से कक्षा में संदर्भित रहित अधिगम को बढ़ावा देना या फिर एक समस्या पर विविध तरीकों के विचार करने के लिए प्रोत्साहन देना। विविधता जहाँ पर भी आएगा, प्रोत्साहन आएगा, विविधता आएगा, वहीं पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, वहीं सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, रट्टा पर प्रोत्साहन नहीं देना है, श्याम पट्ट पर लिखने के लिए भी नहीं, नकल करने के लिए नहीं कहना है। ओके, नेक्स्ट 27 क्वेश्चंस। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी कि क्या करे, खुद से कार्य कर रही है तो उसको उसका किस तरह की भावना उत्पन्न होगी? उसको गर्व होगा क्योंकि हम खुद से कार्य कर चुके हैं, और आंतरिक प्रेरणा भी होता है, और इसी प्रेरणा से बच्चे का लक्ष्य जो होता है वो प्राप्त होता है। खुद से जो कार्य करता है किसी बिना लोभ मोह और किसी मतलब कोई भी उसको ज़्यादा प्रोत्साहन ये मिलेगा वो मिलेगा, उससे बहुत कम होता है। लेकिन जो आंतरिक प्रेरणा होता है बच्चे का, उससे बहुत जल्दी उसका लक्ष्य मिल जाता है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुत संवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहन करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, या फिर यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का मौका देता है, या फिर यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है, या फिर यह बच्चों में आज्ञा परायण पैदा करता है। तो ये आज्ञा पर नहीं करता है, ये भी नहीं है, तीनों नेगेटिव है। लेकिन जो अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है। फर्स्ट ही आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा जा रहा है, तो जब भी नेगेटिव पूछेगा तो नेगेटिव ही आंसर देना है। एक अध्यापिका आपको बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, यही हमारा लग रहा है। लेकिन आगे भी देखेंगे, बच्चों को वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को गठन बहुत स्वाभाविक है, ये सही है, पॉजिटिव है। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं को भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होती है, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ हो जाता है। ये तीनों सही है। ओके, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो आंसर हमसे पूछ रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह करता है कि ठोस प्रलोभन और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? तो यहाँ पर जब ठोस प्रलोभन और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है तो उसे व्यवहारात्मक कहेंगे। ओके, सिखाया जाता है उसको अपने हाथों से प्रयोग करके